Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 5 Muslim League and its objectives. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. बेटा पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉर्ड मिंटोस एश्योरेंस. इस टॉपिक से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा. बेटा ये जो वर्ड एश्योरेंस है इसका मीनिंग होता है आश्वासन देना. ठीक है. जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने एश्योरेंस दिया. किसको एश्योरेंस दिया? मुस्लिम्स को, कि भाई तुम्हारे जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, है ना, तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड कराना ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखो, आप लोगों ने अगर पार्ट 2 का वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि एक डेपुटेशन तैयार होता है जिसमें सारे मुस्लिम लीडर्स, जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर हैं, वो उस ग्रुप का पार्ट बनते हैं, उस डेपुटेशन का पार्ट बनते हैं. और वो डेपुटेशन किससे मिलने जाता है? मिंटो से मिलने जाता है. ठीक है. अब मिंटो से मिलने के बाद वो अपनी सारी डिमांड्स उनके सामने रखते हैं. फिर मिंटो ने क्या एश्योरेंस देते हैं कि भाई आपके जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, उसको मैं सेफगार्ड प्रोवाइड करूँगा, आप चिंता नहीं करो. ऐसे एश्योरेंस जब दूसरे लोग सुनते हैं, नॉन मुस्लिम्स लोग सुनते हैं, हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, तो उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि भैया ये जो डेपुटेशन था ये इनवाइटेड था. ठीक है. ये सिंपली वाइसरॉय से मिलने नहीं गया था, इसको तो वाइसरॉय ने इनवाइट किया था. क्योंकि हमें सब पता ही है कि ब्रिटिश कौन सी पॉलिसी खेलना चाहते थे बेटा इंडिया में, डिवाइड एंड रूल की. तो डिवाइड एंड रूल अगर वो प्ले नहीं करते तो हम लोग साथ में मिलके उन्हें डिफीट कर देते, उन्हें इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है. इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खेला. और इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने मुस्लिम्स को बुलाया कि भाई आओ अपन बैठ के बात करते हैं, तुम्हारी जो भी ग्रजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने रखो. उन लोगों ने रखी और रखने के बाद उन्हें एश्योरेंस मिला. किसका? मिंटो का. सच एन एश्योरेंस. जब ये एश्योरेंस नॉन मुस्लिम्स ने देखा तो उनकी शंका बढ़ गई. और यहाँ पर कुल के और रदरमुंड का कहना ये है कि ये जो डेपुटेशन था 1906 का, जो वाइसरॉय से मिलने गया, ये समहाउ इनवाइटेड ही था रादर देन सिंपली रिसीव बाय वाइसरॉय. मतलब ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इसको वाइसरॉय ने इनवाइट किया था सो दैट दे कैन प्ले द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ये सिंपली ऐसा नहीं था कि एक डेपुटेशन बना और वाइसरॉय से मिलने चला गया. यहाँ पर अंग्रेज़ों का एक इम्पॉर्टेंट रोल था. अब हम पढ़ेंगे बेटा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है. तो ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाले साबित हुए. 1909 में आए क्या? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया किसको? मुस्लिम कम्युनिटी को. कहाँ पर? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब आज का सेंट्रल लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा. ठीक है. तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत. ठीक है. एज वेल एज प्रोविंशियल काउंसिल्स, मतलब स्टेट काउंसिल्स में भी मिल गया और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी मिल गया. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे उस टाइम उसमें भी मिल गया. आज का स्टेट काउंसिल, उस टाइम का प्रोविंशियल काउंसिल, दोनों में ही मुस्लिम्स को क्या मिल गया बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट. अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है बेटा? एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कॉन्टेस्ट करने वाला कंटेंडर भी कौन ही होगा? मुस्लिम. और उसे वोट देने वाले भी कौन ही होंगे बेटा? मुस्लिम. ठीक है. अब बेटा ये जो सिस्टम था ना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का, ये किस बात को बताता था? इससे मतलब क्या निकलता था कि भाई कम्युनिटीज़ जो होंगी, ठीक है, समुदाय, हिंदी में क्या बोलते हैं कम्युनिटीज़ को? जो समुदाय होंगे वो बेस बनेंगे, आधार बनेंगे किसका? रिप्रेजेंटेशन का. वो कम्युनिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा सीट्स दी जाएगी. वो कम्युनिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन कम है उन्हें कम सीट्स दी जाएगी. पर कहीं ना कहीं ऐसा एश्योरेंस मिलेगा कि हर कम्युनिटी का व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करेगा इलेक्शंस में. ठीक है. तो ये जो पृथक प्रतिनिधित्व, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी, जो सिस्टम था, जो प्रणाली थी, उसका तात्पर्य या उसका मीनिंग यही था कि कम्युनिटीज़ अब बेस बने किसका? रिप्रेजेंटेशन का. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मतलब ये निकलता है कि जो मुस्लिम हैं वही वोट करेंगे किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए. हिंदूज़ वोट करेंगे किसके? हिंदू के लिए. अगर बेटा यहाँ पर ये इतना समझ नहीं आया है तो बस एक बात आप ध्यान रख लो कि आगे चलकर रिप्रेजेंटेशन का बेस क्या बने? कम्युनिटीज़.
ऐसा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का कहना था। क्लियर है? दूसरे शब्दों में मतलब जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए वोट करने वाले भी कौन हो? मुस्लिम्स हो। हिंदूज़ के लिए वोट करने वाले कौन हो? हिंदूज़ हो। एंड द हिंदूज़ फॉर द हिंदू कैंडिडेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट स्ट्रक अ फैटल ब्लो। अब बेटा ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की पॉलिसी ब्रिटिशर्स खेल गए थे, ये हमारी इंडिया की यूनिटी के लिए एक फैटल ब्लो था। फैटल का मतलब क्या होता है? घातक, है ना? जिससे डेथ भी हो सकती है, मर भी सकते हैं। तो ये जो पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पृथक निर्वाचन। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम जो था, जिसमें हिंदू हिंदू के लिए वोट करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट करेंगे, ये हमारी यूनिटी, जो यूनिटी ऑफ इंडिया है, भारत का की जो एकता है, उसके ऊपर एक घातक प्रहार था। मतलब फैटल ब्लो था, मतलब हमारी यूनिटी को किल कर सकता था सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम। स्लोली बट स्टीडली, धीरे धीरे ही सही पर ग्रेजुअली, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इंडिया का पार्टीशन होगा सम 40 ईयर्स लेटर। ये 1906 की बात हमने की, फिर उसके बाद हमने की किस ईयर की बात? 1909 की। ठीक है, 1906 में इन्हें आश्वासन दिया मिंटो ने कि भाई तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारे सारे राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म आ गए, जिनके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की पावर मिल गई कि भाई अब जो इलेक्शंस होंगे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू होंगे। और इसी के 40 साल बाद, लगभग सम 40 ईयर्स लेटर, 40 साल बाद 1946 में तो भैया इंडिया पाकिस्तान के डिवीज़न की बात होने लग जाएगी, डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा और फाइनली 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, 46 में जो काम चालू होगा वो 47 में कंप्लीट हो जाएगा और इंडिया पाकिस्तान 2 कंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर वही बात कह गई है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था वो हमारी इंडिया की यूनिटी के लिए घातक था, जानलेवा था। और ऐसा हुआ भी कि भाई धीरे धीरे ही सही पर इसने पार्टीशन की तरफ हमारी इंडिया को लेके गया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान एक भारत से निकली 2 कंट्री बन गई। ठीक है, और अब तो 3 कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बाद में 1971 में वो बांग्लादेश बन गया। क्लियर है? अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग कि भाई मुस्लिम लीग कैसे बनेगी। जो मुस्लिम लीडर्स थे वो बहुत खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे। जो गवर्नमेंट ने रिसेप्शन दिया था उनके डेपुटेशन को, जो डेपुटेशन रेडी हुआ था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स थे, उनको गवर्नमेंट ने जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए उससे सारे मुस्लिम्स बहुत खुश थे। जैसे मिंटो ने कहा ना कि भाई तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे राइट्स का ध्यान हम रखेंगे, सारे मुस्लिम बहुत ज़्यादा खुश थे। इन दिसंबर 1906 में क्या हुआ? जो डेलीगेट्स थे, जो बहुत सारी प्रोविंसेस से आए थे, वो कहाँ पर इकट्ठा हुए, असेंबल हुए? ढाका में। ठीक है, इन कनेक्शन विद द मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसका नाम था मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हो रही थी? ढाका में। वहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट जो मुस्लिम लीडर थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस से वो मिलते हैं। कब मिलते हैं? दिसंबर 1906 में। इस बात का एडवांटेज लेते हुए, इस ओकेशन का फ़ायदा उठाते हुए, जो नवाब सलीमुल्लाह थे उन्होंने बोला कि भाई कुछ हम भी ऐसा कर सकते हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को एडवांटेज मिले। क्या हम ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें जो हमारी कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात करें? ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे प्रोविंसेस के सारे प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स आए हुए थे। तो होता क्या है बेटा, इस सिचुएशन में जब सलीमुल्लाह देखते हैं कि यार सारे लोग आए हुए हैं, एक अच्छा मौका है, तो प्रपोज़ कर देते हैं एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात को, जो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी इंटरेस्ट की बात करेगा? मुस्लिम कम्युनिटी एक्सक्लूसिवली, सिर्फ़ और सिर्फ किसके इंटरेस्ट को देखेगा? मुस्लिम कम्युनिटी। सलीमुल्लाह जी का जो प्रपोज़ल था वो सबको बहुत ही पसंद आया और इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट होने में कोई देरी नहीं लगी और यहाँ पे बन जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, was formally founded on 30 दिसंबर 1906, फाउंडेड ऑन। तो सलीमुल्लाह का प्रपोज़ल ही इतना अच्छा था क्योंकि सारे मुस्लिम लीडर बैठे हुए थे और वो एक ऐसे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे जो मुस्लिम एक्सक्लूसिवली मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करे। तो सब लोगों को लगा एक अच्छी बात है, होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन जाती है। कब बनती है बेटा? दिसंबर 30, 1906 में। इट्स फर्स्ट सेशन वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय नवाब सलीमुल्लाह। इनका जो फर्स्ट सेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ बेटा? ढाका में हुआ। और इस सेशन को या ढाका सेशन भी बोलते हैं या फर्स्ट सेशन बोलते हैं,
1906 में इनका फर्स्ट सेशन होता है ढाका में, जिसको हम ढाका सेशन भी कह सकते हैं। उसको प्रेसाइड कौन कर रहे थे? नवाब सलीमुल्लाह। बट द लीग्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन 1907 एट कराची। देखो उस दिन ये इस मूड से तो गए नहीं थे कि ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। वो तो सडनली सलीमुल्लाह ने सोचा इतने सारे लोग हैं, चलो हम कुछ करते हैं, तो एक्सेप्ट हो गई ये बात, मुस्लिम लीग बन गई। पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था बेटा, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई ऐसा सेंट्रल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का नहीं था। पर ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो बनी 30 दिसंबर 1906 को, पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था कराची में 1907 में। ठीक है। The first session after the formal adoption of this constitution was held in December 1908. पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कब हुआ? दिसंबर 1908 को हुआ। कहाँ पर हुआ बेटा? ये अमृतसर में हुआ। और यहाँ पर चेयरमैनशिप किसके हाथों में थी? सैयद अली इमाम। तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है कि पहला सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हुआ वो कब हुआ? दिसंबर 1908 में। तीनों ही डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1906 में बन गई थी क्या? मुस्लिम लीग। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ? 1907 में। कहाँ पर? कराची में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हो गई। थर्ड डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये दिसंबर 1908 में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? अमृतसर में मिलते हैं। और यहाँ पर जब ये मिलते हैं तो चेयरमैनशिप किसके पास होती है? सैयद अली इमाम के पास होती है। अब हम मुस्लिम लीग के उद्देश्यों को पढ़ेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग। तो बेटा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग यही था कि जितने भी इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके अंदर हम इस फीलिंग को जगा दें कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट के टूवर्ड्स हमें लॉयल रहना है, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ अच्छा हमारे लिए करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? जो पहला पॉइंट था वो यही था कि इंडियन मुस्लिम्स के बीच में इस फीलिंग को हमें प्रमोट करना है, डिसिमिनेट करना है कि हमें लॉयल रहना है टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। साथ ही साथ लीग की एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई इंडियन मुस्लिम कुछ गलत सोचने लगता है या उसका कोई मिसकंसेप्शन बैठता है या गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर वो डिससेटिस्फाई नहीं होता है, तो उस मिसकंसेप्शन को भी रिमूव कौन ही करेगा? लीग। ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम्स के विषय में अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जहाँ इंडियन मुस्लिम सोचते हैं यार गवर्नमेंट हमारे लिए गलत कर रही है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, तो ये सारे मिसकंसेप्शन को रिमूव कौन करेगी? लीग। ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो। भारतीय मुसलमानों के संबंध में सरकार के इरादे अगर ऐसे किसी इंडियन मुस्लिम को लगते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट गलत है, तो इस धारणा को भी दूर करना किसका एक काम था? मुस्लिम लीग का एक काम था कि भैया नहीं नहीं, अंग्रेज़ हमारे खिलाफ बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ नहीं है, जो कर रही है वो सही कर रही है। देन दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स। ठीक है। मुस्लिम्स के जो जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे, जितने भी दूसरे राइट्स थे, उन सबको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। मुस्लिम्स के पॉलिटिकल और दूसरे राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी मुस्लिम लीग का ही काम था। लीग डिसाइड करती है कि भैया क्या नीड्स होंगी, क्या एस्पिरेशंस होंगी मुस्लिम्स की। ठीक है। और उसको कैसे गवर्नमेंट के सामने रखना है एक माइल्ड और मॉडरेट लैंग्वेज में। मतलब भाई लीग ने डिसाइड किया है, द लीग डिसाइडेड टू प्लेस कि भाई हमारी नीड्स को, हमारी एस्पिरेशंस को प्लेस तो करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, पर बहुत ही मॉडरेट और माइल्ड लैंग्वेज में, मतलब प्यार से शांति से बात करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी नीड्स को बहुत ही शांति से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई हम हक से कुछ मांग रहे हैं। ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलें। यहाँ पर ये जो वर्ड एस्पिरेशंस है इसका मीनिंग होता है आकांक्षा। ठीक है। अभिलाषा, इच्छा। नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत। क्लियर है? अब बेटा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था लीग का, ये सबके लिए फ़ायदेमंद था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि भाई उसने हॉस्टैलिटी की फीलिंग को बढ़ने नहीं दिया बिटवीन मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज़। मतलब हर संभव प्रयास किया जिससे कि मुस्लिम
और किसी भी कम्युनिटी में, भले वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदूज़ हो, इनके बीच में कोई हॉस्टैलिटी ना हो। हॉस्टैलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है? शत्रुता का भाव, दुश्मनी, लड़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं हो। तो इन्होंने टू प्रिवेंट क्या किया, ऐसी पूरी कोशिश की जिससे कि राइज़ ना हो किसी भी ऐसी फीलिंग का जो किसकी हो, हॉस्टैलिटी की। किस किस के बीच में? मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज़ के बीच में। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा कि इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट, ठीक है, मुस्लिम्स के ऊपर ना आए, ठीक है, लीग के ऊपर ना आए, ठीक है। लीग के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी उद्देश्य थे, उन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इन पे बिना एडवर्स इफेक्ट पड़े मुस्लिम्स को और दूसरी कम्युनिटीज़ को लड़ने से रोकना, ये काम था मुस्लिम लीग का, ठीक है। ये जो वर्ड अफोर्सेड है, इसका मीनिंग होता है बेटा प्रीवियसली मेंशन्ड, जिसका ज़िक्र पहले किया जा चुका है, जो पहले जो बातें डिसाइड हो चुकी हैं, ठीक है। जो लीग के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो पहले ही डिसाइड हो चुके थे, उनको एडवर्सली अफेक्ट किए बिना इस बात का ध्यान रखना कि मुस्लिम्स का किसी भी कम्युनिटी से कोई भी हॉस्टाइल रिलेशन ना बने या आपस में ना लड़े। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो है टू डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लीग। दो डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुए बेटा, मुस्लिम लीग के या लीग के फॉर्मेशन के, ठीक है। नेशनल मूवमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटा जितने भी लीग के लीडर्स थे उस टाइम के, जितने भी प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट लीग के लीडर्स थे, उन्होंने इस बात का हर संभव प्रयास किया कि मुस्लिम्स को, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम मासेस को कट ऑफ कर दिया जाए नेशनल मूवमेंट से। मतलब जो नेशनल मूवमेंट उस टाइम में चल रहा था, उसमें कोई भी मुस्लिम पार्ट ना ले, क्योंकि मुस्लिमों को तो किसके टूवर्ड्स अपनी लॉयल्टी दिखाना है, अंग्रेजों के टूवर्ड्स। तो बेटा दो डायरेक्ट रिजल्ट हुए किसके फॉर्मेशन के, लीग के फॉर्मेशन के। पहला रिजल्ट तो यही हुआ कि भैया जो अच्छा खासा हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर लड़ रहे थे, उसको एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मुस्लिम लीडर्स हैं अब वो मुस्लिम मासेस को बोल रहे हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है इन लोगों के साथ, हम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल बन जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करेगी। जो मुस्लिम लीग थी वो लॉयलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, आउटफिट लॉयलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लॉयल्टी को दिखा रही थी। नवाब वक़ार उल मुल्क एक प्रोमिनेंट लीडर थे लीग के, उन्होंने एड्रेस किया स्टूडेंट रैली को अलीगढ़ में और कहा, रिमेंबर दैट इट इज़ योर नेशनल ड्यूटी टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश रूल। वक़ार उल मुल्क, नवाब वक़ार उल मुल्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर थे लीग के, और उन्होंने एक स्टूडेंट रैली को संबोधित करते हुए कहा, जिसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम किसके टूवर्ड्स लॉयल रहो, ब्रिटिश रूल के टूवर्ड्स लॉयल रहो, ठीक है। इट मीन्स ये जो लोग थे, ये बस ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका अच्छा करती रहे, भले ही हमारे देश को आज़ादी मिले या ना मिले। क्लियर है? सेकेंड लीग के बनने से जो एडवर्स इम्पैक्ट हमारे नेशनल मूवमेंट पे आया या हमारी इंडियन सोसाइटी पे पड़ा, वो ये था कि ब्रिटिश यहाँ पर पूरी तरह सक्सेसफुल हो गए थे बेटा, सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कन्फ्लिक्ट के सीट्स को ग्रो कर ही दिया था लोगों के बीच में, दो ग्रेट कम्युनिटीज़, हिंदू और मुस्लिम। देखो हमारी कंट्री में पारसी भी हैं, सिख भी हैं, बुद्ध भी हैं, पर बेटा माइनॉरिटी में मुस्लिम ज़रूर हैं, पर सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम है। अगर हिंदूज़ के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन किसी की है हमारी कंट्री में, तो वो मुस्लिम्स की ही है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी दो कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा चुके थे ब्रिटिशर्स। दे वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ लीग। ब्रिटिशर्स बड़े खुश थे लीग के फॉर्मेशन से, क्योंकि उनको लग रहा था अब हमारी आधी लड़ाई तो ख़त्म, अब ये कांग्रेस मुस्लिम लीग आपस में लड़ेंगी, हमसे तो ये लड़ने आएंगी ही नहीं। एंड ऑफर्ड सपोर्ट टू इट, और मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों ने सपोर्ट भी किया और कहा मुस्लिम लीग वुड प्रोवाइड एन इफेक्टिव आंसर टू द कांग्रेस। और कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन लीग बना है, कांग्रेस के हर क्वेश्चन का आंसर अब लीग के पास है। कम्युनल फियर एंड जेलिसी कंटिन्यू टू ग्रो, और कांग्रेस मुस्लिम लीग मतलब हिंदू और मुस्लिम्स में ये फीलिंग डेवलप होने लगी, जेलिस की फीलिंग, कम्युनल फियर की फीलिंग, और उसका बीज कहीं किसने बोया बेटा, अंग्रेज़ों ने। अब हम पढ़ेंगे भाई लीग के रोल को शुरुआती दौर में। तो लीग के बनने से जो इमीडिएट इम्पैक्ट हमने देखा वो पड़ा एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे लॉर्ड कर्जन, है ना, 1905 में बंगाल को दो भागों में बांटने की बात की किसने, हमारे लॉर्ड कर्जन ने। और इसके अगेंस्ट में हम कर रहे थे मूवमेंट,
है ना, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। पर इस पार्टीशन मूवमेंट को, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को एक फैटल ब्लो मिला जब लीग बन गई। क्यों? क्योंकि अब जो लीग थी वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, वो ओपनली इस बात को बोल रहे थे अपने लोगों को कि क्यों ये नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन रहे हो, मत बनो, चलो अपना अपना काम करो। तो शुरुआती दौर में तो लीग एक थीम पे रही कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो, जितनी भी सर्विसेज हैं भले वो सिविल हो या मिलिट्री हो, हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो। मतलब देखो, अब मुस्लिम लीग आज़ादी से ज़्यादा अपनी नीड्स की, अपनी एस्पिरेशंस की बात कर रही है कि भाई तुम अंग्रेज़ हमें कितना दे सकते हो वो सारा तुम हमें दे दो। ऑल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में हमें ज़्यादा रोल दो, मिलिट्री सर्विसेज में ज़्यादा रोल दो। और तो और जो लीग थी उसकी एक अननेसेसरी डिमांड भी थी, वो ये थी कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, भले वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा आप हमें रिप्रेजेंटेशन दो, ये मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी। पर जैसे जैसे टाइम जाता गया, कब तक अंग्रेज मीठे रह पाते, इतना प्यार से बोल पाते, कब तक मुस्लिम लीग छोटी छोटी लॉलीपॉप्स लेके खुश हो पाती। एक टाइम ऐसा भी आया कि मुस्लिम लीग ने ओपनली कह दिया, भैया हम जो इतनी लॉयल्टी लॉयल्टी कर रहे हैं ना आपकी टूवर्ड्स, हम इस सारी जो लॉयल्टी है उसको डिसलॉयल्टी में बदल देंगे अगर आपने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो। अब अंग्रेज़ों को समझ में आ गया, भाई मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मैंने ही इन्हें सपना दिखाया कि तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तुम्हारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट का ध्यान रखूंगा, मुस्लिम लीग के बनने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश मैं हुआ और आज यही मुझसे मुँह चला रहे। मतलब मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं तो ये तो गलत है, पर क्या ही कर सकते हैं, दोनों ही अपनी अपनी तरफ सही है। नहीं तो मुस्लिम लीग को लॉयल बनना था, मुस्लिम लीग को लॉयल बनना था टुवर्ड्स ब्रिटिश, नहीं तो ब्रिटिशर्स को डिवाइड एंड रूल खेलना था, पर दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। एटीट्यूड ऑफ द नेशनलिस्ट मुस्लिम, जो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे बेटा दूसरी तरफ, उनका बिलीव था कि कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया का कब तक, जब तक कॉपरेशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। देखो जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो कांग्रेस का पार्ट थे, उनका मानना शुरू से यही रहा भाई कि जब तक दोनों कम्युनिटीज़ नहीं मिल जाती तब तक इस कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, ये कम्युनिटी का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे हेल्ड दैट टू कम्युनिटीज़ कंस्टिट्यूटेड अ कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ इन कम्युनिटीज़ को साथ में ही रहना चाहिए। एम राशिद अहमद ऑफ द दियोबंद स्कूल, उन्होंने मुस्लिम से कहा कि हमें हिंदू से डरने की कोई बात नहीं है बेटा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग मेजॉरिटी में है तो कल ये हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। एम राशिद अहमद जो दियोबंद स्कूल के पार्ट थे, उन्होंने मुस्लिम्स को ओपनली ये बात समझाने की कोशिश की कि सिर्फ आप हिंदू से इसलिए मत डरो कि इनकी मेजॉरिटी है, ये पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये हमारे ऊपर कभी भी उतना बुरा कुछ नहीं करेंगे जितना ब्रिटिशर्स या कोई दूसरा कर पाता, तो ये लोग अच्छे हैं, ऐसा वो समझाने की कोशिश करें। बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हैं जिनमें हबीबुर रहमान आएंगे, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। हबीबुर रहमान किसको ज्वाइन कर लेते हैं बेटा? कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो बेटा अब ये बात तो आपको पता चल गई कि कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ही उन्हें अबुल कलाम आज़ाद एक आइडिया देते हैं, एडवाइस देते हैं कि भाई एक सोसाइटी बनाओ। तो हबीबुर रहमान को उनका ये आइडिया पसंद आता है और वो मजलिस ए अहरार नाम की एक सोसाइटी बना लेते हैं। ठीक है, हबीबुर रहमान को मजलिस ए अहरार बनाने की एडवाइस किसने दी? अबुल कलाम आज़ाद ने दी। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? द सोसाइटी ऑफ फ्री मैन। जो अहरार थे उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए बेटा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, इंडिया को फ्रीडम मिले इसलिए बहुत सारे अहरार लोगों ने अपनी जानें दी। ये जो मजलिस अहरार थे बनाने वाले कौन थे? हबीबुर रहमान। किसकी एडवाइस पे बनाया? अबुल कलाम आज़ाद की एडवाइस पे बनाया। इंग्लिश नाम क्या था? द सोसाइटी ऑफ फ्री मैन। अब हम पढ़ेंगे बंगाल्स पार्टीशन वॉज एनल्ड। ठीक है, एनल्ड का मतलब होता है रद्द कर देना। ठीक है, रद्द करने का मतलब क्या होता है? अगर सरकार ऐसा बोल दे कि भाई जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन हमने बनाए थे कल से वो फॉलो नहीं होंगे, तो हम क्या कहेंगे? उसको एनल्ड हो जाना, मतलब रद्द कर देना। तो नवंबर 1910 में बेटा होता क्या है, जो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं वो वाइसरॉय बन जाते हैं इंडिया के। किसके प्लेस पे? लॉर्ड मिंटो की जगह पे। लॉर्ड मिंटो की जगह पर अब एक नए वाइसरॉय आएंगे जिनका नाम होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग होंगे वो एक ऐसी पॉलिसी के रिगार्ड्स में सोच रहे थे कि भैया
अब हमें इंडियंस को अपीज़ करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट पे हमने इंडियंस को अपीज़ नहीं किया तो ये कुछ ऐसा कर देंगे जिससे हमें इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। तो नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग जैसी वाली बात आ गई कि यार थोड़ा सा कुछ अगर इनको देख कर के इतना बड़ा पार्ट हम बचा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए चलो कुछ इनको दे दो, कुछ अपने हाथों में रख लो। तो अब जो हार्डिंग है वो इंडियंस के वूंड्स मतलब घावों को हील मतलब भरना चाहते हैं, वो एक ऐसी पॉलिसी के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी कड़ी में वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कब करते हैं, पहले तो ये सुनो। दिसंबर 1911 में वो क्या करते हैं, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको एनल्ड कर देते हैं। एनल्ड कर देते हैं मतलब रद्द कर देते हैं कि भैया आप कोई ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तानी सॉरी कोई ईस्ट बंगाल नहीं, कोई वेस्ट बंगाल नहीं। ठीक है, क्या फिर से अगर मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया तो ध्यान से सुनो। दिसंबर 1911 में कौन, हमारे हार्डिंग इंडियंस को अपीज़ करने के लिए जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसको एनल्ड कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने कह दिया अब कोई ईस्ट बंगाल नहीं, कोई वेस्ट बंगाल नहीं, अब सिर्फ बंगाल होगा। जो नेशनलिस्ट लीडर होते हैं जैसे अबुल कलाम आज़ाद एंड द टू ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, वो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस के क्लोज आ जाए मुस्लिम लीग। क्लियर है। felt the need of bringing the League and the Congress closer। अब अबुल कलाम आज़ाद हों या मोहम्मद अली, शौकत अली हों, इनका मानना ये है कि लीग और कांग्रेस को साथ में आ जाना चाहिए, पास पास आ जाना चाहिए, और इनके एफर्ट्स काम भी आए। ठीक है, कांग्रेस लीग अकॉर्ड साइन हुआ 1916 में। 1916 में साइन होता है कांग्रेस लीग अकॉर्ड। किस किस की मेहनत रहती है इसके बीच में, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद की, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई अगर कुछ बड़ा करना है तो साथ में तो आना पड़ेगा। क्लियर है। और इसी को हम क्या भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग अकॉर्ड जो 1916 में हुआ उसी को हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ये जो पैक्ट था उसने रिलीजियस डिफरेंसेस होने के बाद भी हिंदू और मुस्लिम्स को साथ ले आया। ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे, आज़ादी के मुद्दों पर ये लोग जॉइंट डिसीज़न ले पाए। इस तरीके की क्या बोलना चाहिए, एक पैक्ट साइन हो गया था, एक डील हो गई थी। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.